हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर की क्लास में मराठा शक्ति के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। आप सब लोग छत्रपति शिवाजी के नाम से परिचित है, उनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी भी आप रखते हो। आज के इस वीडियो सेशन में हम यह देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी का उदय क्यों हुआ, उसके क्या कारण रहे। अचानक से एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ या फिर क्रमिक रूप से ऐसी शक्ति का उदय हुआ, उसको जन्म देने के पीछे कौन सी परिस्थितियां थी, वो सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, मराठा शक्ति का उत्कर्ष। सबसे पहले देखते हैं मराठों के उत्कर्ष के कारण क्या थे। पहली चीज, महाराष्ट्र की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो काफ़ी हद तक इस बात को संतुष्ट कर रही थी कि एक ऐसी जुझारू शक्ति का उदय यहाँ पर हो सकता है। कैसे? महाराष्ट्र का जो भाग है वो अपने इस राजस्थान के भाग की तरह काफ़ी पहाड़ी वाला भूभाग है। वहाँ पर कई ऊंची चोटियाँ हैं जहाँ पर किले बना करके शासक सुरक्षित रह सकता है। साथ ही वहाँ का जो पठारी भाग है वहाँ पर खेती अच्छी तरीके से की जा सकती है, जो कि वहाँ के शासक वर्ग और सैनिकों के भरण पोषण के लिए ज़रूरी हो सकता है। तीसरा, जो वहाँ का जो भूभाग है वहाँ का सीधा जो संबंध है वो अरब सागर के साथ में है, तो जहाँ से व्यापार किया जा रहा था। तो मराठों का जो उद्गम स्थल है वो व्यापारिक मार्ग में स्थित था, पठारी और पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था। इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी सघन वन भी हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी जो प्राकृतिक रूप से किसी भी व्यक्ति को एक संगठित सेना बना करके एक बड़ी शक्ति से लड़ने में सक्षम बना रही थी। इसलिए वहाँ का जो भूगोल है उस भूगोल के कारण मराठों के उदय को एक अतिरिक्त सहारा मिला। दूसरा, आर्थिक दृष्टि से मराठों में समानता का भाव था। मराठा जो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों में आर्थिक रूप से उच्च और निम्न का भेद बहुत कम था। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर गरीब और अमीर का भेद नहीं था, लेकिन वो इतना गहराई में नहीं था, बल्कि जो भी भेद था वो ऊपरी तौर पर था। सामान्य जो वर्ग है उसमें से बहुत बड़ा भाग है वो सामंत के स्तर का है, जिनके पास में कुछ ज़मीन है और वो उन ज़मीन पर कुछ अधिकार रखते हैं, और कुछ लोगों की मदद से वो खेती करके उत्पादन कर रहे हैं। खेती के साथ साथ उनका जो प्रमुख कार्य है वो सैनिक के रूप में सेवाएं देना है। तो वो सैनिक के रूप में चाहे बीजापुर में या गोलकुंडा में, अहमदनगर में, या कई बार मुगलों की सेना में भी सैनिक के रूप में काम करते थे। तो जब वो सैनिक के रूप में काम करते तो उनको निश्चित वेतन मिलता था, जो कि सभी को बराबर मिलता था। सभी को बराबर कहने का मतलब यह है कि पद के अनुसार मिलता था, पद योग्यता के अनुसार मिलता था। तो असमानता जो होती है आर्थिक स्तर पर, कि एक शासक वर्ग हो जिसके पास में बहुत ज़्यादा धन हो और एक बहुत ज़्यादा निर्धन वर्ग हो, ऐसा नहीं था, बल्कि ज़्यादा समानता की स्थिति मौजूद थी। तीसरा, शोषक वर्ग का अभाव था। वहाँ पर जो एक शोषक वर्ग हो, चाहे फिर वो महाजन हो या फिर शासक स्वयं हो, ऐसा कोई मौजूद नहीं था। बहुत बड़ा क्षेत्र बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के क्षेत्र में आता था, कुछ क्षेत्र मुगलों के अधीन था, लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी वहाँ पर इन शासकों की ज़मीनी स्तर पर पहुँच बहुत कम थी। वास्तविक रूप से धरातल पर जो शासन करने वाले लोग हैं वो मराठा सामंत स्वयं ही हैं। इसलिए कोई एक ऐसा बड़ा वर्ग नहीं था जो भी वहाँ शोषण कर सके। ऐसी भौगोलिक परिस्थितियाँ भी नहीं थी कि बाहरी शासक उन लोगों का शोषण कर सके, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो स्थानीय भूगोल को अच्छी तरीके से समझते हैं। इसलिए वो बड़े शासकों का हमेशा प्रतिरोध करने के मूड में रहते हैं।
इसलिए किसी भी बड़े शासक ने ऐसी हिम्मत नहीं की कि वो सामंतों का दमन कर ले। सामाजिक दृष्टि से तीव्र विभाजन का भी अभाव मौजूद था। इसका क्या संबंध है कि समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, चाहे जाति व्यवस्था थी, जो भी व्यवस्था विद्यमान है, उसमें उच्च और निम्न का बहुत ज़्यादा गहरा भेद नहीं है। जो मराठा है वो अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ में समानता का व्यवहार कर रहा है। यद्यपि वहाँ पर अस्पृश्यता या जाति भेदभाव जैसी भी बातें होती है, लेकिन वो समाज में इतनी गहरे तक नहीं पैठ बना चुकी थी कि जो एक सम्मिलित दृष्टिकोण पैदा किया जा सके उसको वो रोके। तो एक लोगों में एक जो समग्र दृष्टि है वो धीरे धीरे उत्पन्न हो रही थी, और वो जो विभाजनकारी जो दृष्टि है वो खत्म हो रही थी। और इस चेतना को कि एक होने की, एकता की